नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सम्राट अशोक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये रिट का लेक्चर नंबर 37 है। इससे पहले रिट के 36 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वहाँ से देख लीजिएगा। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आपको बेल आइकन भी दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 37। और ये यूनिट 2 चल रही है हमारी, जैसे कि हमारी रिट स्पेशल क्लासेस चल रही है, उसकी ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 का ये पार्ट 5 है। पिछले वीडियो में हमने सम्राट अशोक के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि उनके क्या क्या नामकरण किए गए, उनके क्या क्या नाम हैं, और उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। आज हम उनका इम्पोर्टेंट जो युद्ध था, कलिंग युद्ध, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और ये युद्ध इतना इम्पोर्टेंट क्यों है उसके बारे में आगे बताऊंगी मैं आपको। चलिए शुरू से पढ़ते हैं कलिंग विजय, जो कलिंग युद्ध था उसके बारे में। कलिंग युद्ध जो था वो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के तो 8 वर्ष बाद और 90 वर्ष में कलिंग युद्ध उसने लड़ा था। तो ये जो कलिंग युद्ध है वो कब लड़ा गया था अशोक द्वारा? अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद और 90 वर्ष में। और राज्यारोहण की बात करें तो राज्यारोहण के 12 वर्ष बाद और अर्थात यानी कि 13वें वर्ष में ये कलिंग युद्ध लड़ा था अशोक ने। ये 2 डेट क्यों हैं? इसलिए है क्योंकि एक डेट में अशोक का केवल राज्यारोहण ही हुआ था, राज्याभिषेक नहीं हुआ था, इसलिए ये 4 साल बाद हुआ था। इसके पीछे क्या कारण है ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, आपने देखा होगा तो आप समझ ही गए होंगे। और आज हम बात कर रहे हैं केवल कलिंग युद्ध के बारे में। तो कलिंग युद्ध जो था वो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने लड़ा था। और इसका वर्णन जो है सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ये जो वर्णन है हमें ये कहाँ मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अब बात करें कलिंग कहाँ किसे जाता है, तो पूर्वी समुद्री तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे महानदी और गोदावरी नदियों के बीच के प्रदेश जो कि उड़ीसा में है, इसको प्राचीन काल में कलिंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कलिंग कहा जाता था। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार उस समय कलिंग पर नंदराज नामक शासक का शासन था। तो ये भी आपको याद रखना है कि कलिंग पर उस समय किसका शासन था? तो उस समय शासन था नंदराज का। ठीक है। और जो मैगस्थनीज हैं इनके विवरण से हमें ज्ञात होता है कि कलिंग जो है एक शक्तिशाली राज्य था। मैगस्थनीज के अनुसार जो कलिंग के राजा हैं उनके पास 60,000 तो पैदल और 1,000 घुड़सवार और 700 हाथी थे। तो उस समय जो ये हुआ करते थे, हाथी जिनके पास हुआ करते थे, तो वो बहुत ही शक्तिशाली राज्य माना जाता था। तो उस समय जो कलिंग था वो शक्तिशाली राज्य था। अब बात करें कलिंग युद्ध के कारणों की। क्यों हुआ कलिंग युद्ध? तो अशोक द्वारा जो कलिंग पर आक्रमण किया है, इसके कारणों में सबसे जो पहला कारण माना जाता है वो माना जाता है मौर्यों का साम्राज्यवादी अहंकार। और दिग्विजय और भारत को एक छत्र शासन के अधीन लाने वाले जो मौर्यवंशी राजा हैं, इनकी दृष्टि में एक स्वतंत्र जो कलिंग था ना, वो मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक शरीर में एक कांटे की तरह बिंधा हुआ था। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि सबसे पहले इस कलिंग को ही हमें जीतना चाहिए। दूसरा कारण माना जाए तो कलिंग की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति कैसे? वहाँ पर क्या था कि स्थल और समुद्र दोनों से दक्षिण भारत को जाने वाले मार्गों पर कलिंग का नियंत्रण था और इसलिए आवश्यक हो गया था कि उसे मौर्य साम्राज्य का अंग बनाया जाए। तो दूसरा कारण ये हो गया है। और तीसरे कारण की बात करें तो व्यापारिक लाभ की आकांक्षा, ये भी एक कारण है। ये आशंका नहीं है, आकांक्षा आएगा यहाँ पर, ये गलती से लिख दिया है, आकांक्षा आएगा यहाँ पर। तो व्यापारिक लाभ की आकांक्षा उनकी। तो कलिंग व्यापारिक दृष्टि से एक लाभकारी सामुद्रिक तटवर्ती प्रदेश था जो मौर्य साम्राज्य के लिए आय का एक बहुत ही अच्छा स्रोत हो सकता था। इसके अलावा जो प्लिनी है उन्होंने क्या कहा है? प्लिनी ने कलिंग के तटवर्ती प्रदेश से होने वाले विदेशी व्यापार का भी वहाँ से उल्लेख किया है। तो इसलिए भी जीतना बहुत जरूरी हो गया था कलिंग को। चौथा कारण माना जाता है हस्ती सेना की अभिवृद्धि। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार
कलिंग अपने श्रेष्ठ हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। जो कलिंग था वो किस लिए प्रसिद्ध था? अपने श्रेष्ठ हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। और किसी भी राजा की विजय में हाथियों का प्रमुख योगदान होता है। तो इसलिए अशोक और कलिंग की सेनाओं के बीच बड़ा भीषण युद्ध हुआ, जिसमें बड़ा व्यापक नरसंहार और रक्तपात हुआ। और अंत में विजय किसकी हुई? अशोक की हुई। ये कलिंग युद्ध में विजय किसकी हुई? अशोक की हुई। अब बात करें कलिंग युद्ध का परिणाम और महत्व। इसका क्या परिणाम निकला और क्या महत्व था? तो सबसे पहले हम बात करें कलिंग विजय के बाद जो मगध साम्राज्य है, इसकी पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई। क्या हुआ इससे फायदा कि जो कलिंग विजय हुआ उसके बाद जो मगध साम्राज्य था, इसकी पूर्वी सीमा कहाँ तक हो गई? बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई। और कलिंग पर शासन करने के लिए एक राजकुमार की भी नियुक्ति की गई। और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से कलिंग के 2 केंद्र बनाए गए। कौन कौन से? एक तो उत्तरी केंद्र बनाया गया और एक दक्षिणी केंद्र बनाया गया। उत्तरी केंद्र में जिसकी राजधानी थी तौसली या अथवा धौली, जो कि वर्तमान पुरी के निकट उड़ीसा है, वहाँ पर थी। और दक्षिणी जो केंद्र है, इसकी राजधानी थी जौगढ़। इसकी राजधानी क्या थी? जौगढ़, जो कि कहाँ पर है? गंजाम जिला उड़ीसा में, है ना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक को जो है वो गहन पश्चाताप हुआ। ऐसा माना जाता है कि ये जो युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध, इसके बाद अशोक को गहन पश्चाताप हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कहते हैं कि इस युद्ध में बहुत ही नरसंहार हुआ, खूब रक्तपात हुआ, मतलब खूब लोग मारे गए। तो उसके बाद जो अशोक का हृदय है वो थोड़ा सा उसमें बदलाव आ गया। और कलिंग युद्ध का अशोक के व्यक्तित्व और उसकी सार्वजनिक नीतियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। और इस युद्ध के बाद अशोक ने कभी कोई युद्ध न करने का निश्चय कर लिया और अपने पुत्रों और पौत्रों को निर्देश दिया कि वे कभी भी ऐसा युद्ध न करें। संसार में पहली बार किसी सम्राट ने युद्ध का बहिष्कार किया था, तो वो कौन थे? अशोक। संसार में पहली बार किस सम्राट ने युद्ध का बहिष्कार किया था? अशोक ने। इसके अलावा 13वें शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि वास्तविक विजय जो है वो शस्त्रों से नहीं अपितु दया और धर्म से होती है। क्या कहा है उसने 13वें शिलालेख में? कि जो वास्तविक विजय है वो शस्त्रों से नहीं होती अपितु दया और धर्म से होती है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने अपना जीवन लोगों के नैतिक कल्याण के लिए भी समर्पित कर दिया। और इसके बाद एक नए युग का सूत्रपात हुआ, और वो कौन सा युग था? धम्म विजय का युग। कौन सा युग था? धम्म विजय का युग। और यह युग शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार का युग था। यहीं से सैन्य विजय या दिग्विजय का युग समाप्त हुआ और आध्यात्मिक विजय या फिर हम कह सकते हैं धम्म विजय का युग आरंभ हो गया। तो किस युद्ध के बाद हुआ था अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था? वो हुआ था कलिंग युद्ध के बाद में। फिर इसके बाद अशोक ने युद्ध की नीति को सदैव के लिए त्याग दिया और दिग्विजय के स्थान पर क्या अपना लिया? धम्म विजय। दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय को अपनाया। इसके अलावा धौली जो कि पुरी जिले में है, जौगढ़ जो कि गंजाम जिले में, 2 शिलालेखों में कलिंग की प्रजा व सीमावर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए ये उत्कीर्ण करवाया। किसमें? धौली जो कि पुरी जिले में है, जौगढ़ जो कि गंजाम में। यहाँ पर 2 शिलालेखों में कलिंग की प्रजा व सीमावर्ती प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए ये उसने उत्कीर्ण करवाया। इसके अलावा वह अपने प्रारंभिक जीवन में जो था शैव धर्म का अनुयायी था, परंतु कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। किसके कहने पर? उपगुप्त के कहने पर। इसके अलावा बौद्ध धर्म के प्रति अशोक का विश्वास देखने के लिए हमें भाब्रू शिलालेख जो कि विराटनगर जयपुर से पता चलता है कि अशोक बुद्ध धम्म संघ में विश्वास करता था। अशोक किस पर विश्वास करता था? बुद्ध धम्म संघ। और इसका हमें पता किससे चलता है? भाब्रू शिलालेख में जो कि विराटनगर जयपुर में है। इसके अलावा अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया, 10वें वर्ष में कहाँ पर? बोध गया, और 12वें वर्ष में निगाली सागर बिहार, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्राएं की। कौन कौन सी यात्राएं की? अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में तो बोध गया, 12वें वर्ष में निगाली सागर और 20वें वर्ष में लुम्बिनी, इनकी यात्राएं की। और जो लुम्बिनी जगह है इसको भगवान बुद्ध की जन्मस्थली माना जाता है। ये भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है और इस कारण से अशोक ने यहाँ की जनता का जो राजस्व कर होता है वो भी कम कर दिया था।
अशोक और बौद्ध धर्म को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अशोक के शिलालेखों की विषय वस्तु क्या क्या थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो शिलालेख हैं उनमें क्या क्या उनकी विषय वस्तु थी। जो प्रथम शिलालेख है उसमें पशु बलियों की भर्त्सना बताई गई है। द्वितीय जो शिलालेख है इसमें मानव व पशु चिकित्सा के बारे में बताया गया है। तृतीय शिलालेख में धर्म के सिद्धांत बताए गए हैं और चतुर्थ शिलालेख में युद्ध घोष की जगह पर धम्म घोष का बताया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि युद्ध घोष की जगह पे धम्म घोष कौन से शिलालेख में मिला है हमें? चतुर्थ शिलालेख में। इसके अलावा पंचम शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है और छठा शिलालेख है इसमें आत्मनियंत्रण व प्रतिवेदकों की सूची के बारे में बताया गया है। जो सप्तम शिलालेख है इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है और जो अष्टम शिलालेख है इसमें धम्म यात्राएं बताई गई हैं। इसके बाद नौवां शिलालेख में धम्ममंगल और 10वां शिलालेख में धम्म की श्रेष्ठता, प्रजाहित एवं कल्याण प्रतिवेदन। 11वें शिलालेख में धम्म दान की श्रेष्ठता बताई गई है और 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता। इसके अलावा 13वां जो शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध व सीमावर्ती व प्रत्यंत राज्य हृदय परिवर्तन एवं बौद्ध धर्म ग्रहण के बारे में बताया गया है। 14वां जो शिलालेख है इसमें जनता द्वारा धम्म के सिद्धांतों का अनुपालन हेतु बताया गया है। तो इस तरीके से ये आपको शिलालेख में क्या क्या बताया गया है ये थोड़ा सा याद रखना है। जैसे कि क्वेश्चन जो धम्म से बनता है तो ये भी आपको याद रखना है कि तीर्थ यात्राएं वाली अशोक की और युद्ध घोष की जगह धम्म घोष वाले शिलालेख हो गया, जैसे ये चतुर्थ में हो गया। तो ये थोड़े से 2-4 इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए अब अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो जो कलिंग युद्ध के लगभग 1.5 वर्षों के बाद उपगुप्त के कहने पर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कितने वर्ष बाद? 1.5 वर्ष बाद। और कलिंग युद्ध जब हुआ था उसके 1.5 वर्षों के बाद कहा जाता है कि उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इसके अलावा जो दीपवंश और महावंश है इनके अनुसार अशोक को इसके शासन के 4थे वर्ष न्यूग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो ये 2 फैक्ट याद रखने हैं, दीपवंश और महावंश में क्या क्या आ गया है। ठीक है। बौद्ध जो साहित्य होते हैं इस अवस्था को उपसंपदा या फिर धर्म में दीक्षित होने की प्रक्रिया कहा गया है। बौद्ध साहित्य में इस अवस्था को क्या कहा गया है? उपसंपदा या धर्म में दीक्षित होने की प्रक्रिया। चलिए आगे हम देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में सबसे पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। अशोक ने लोगों को बौद्ध धर्म का ज्ञान देने के लिए भाब्रू शिलालेख अंकित करवाया तथा बौद्ध धर्म का संरक्षक होने के कारण उसे क्या कहा जाता है? दूसरा बुद्ध कहा जाता है। तो दूसरा बुद्ध किसे कहा जाता है? अशोक को। और जो जातक कथाएं थी उनकी जो रचना है वो सामान्य लोगों द्वारा की गई, जिन्हें बहुत भिक्षुओं द्वारा लिखा गया था, उनका संकलन किया गया था। इसके अलावा अशोक के 13वें शिलालेख का कथन है कि अशोक की धर्म विजय में रुचि उसके राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद लड़े गए कलिंग युद्ध में हुई व्यापक हिंसा से संतप्त होने के बाद उदित हुई थी। ठीक है। और अशोक अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद एवं कलिंग युद्ध के पश्चात ही बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हो गया था। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के विकास एवं प्रचार के लिए अशोक के प्रयास, कि अशोक ने बौद्ध धर्म तो ले लिया लेकिन उसके विकास और प्रचार के लिए क्या क्या प्रयास किए। सबसे पहला है बौद्ध धार्मिक स्थलों की यात्राएं। सबसे पहले अशोक ने क्या किया? बौद्ध धार्मिक स्थलों की यात्राएं की। बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए तथा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्राएं की। अशोक के 8वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में संबोधि बोध गया की यात्रा की। अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक महात्मा बुद्ध की जो जन्मस्थली है लुम्बिनी, वहाँ गए और जैसा कि अशोक के रुम्मनदेई जो स्तंभ लेख है उसमें कहा गया है। ये बात है, ये किसमें बताया गया है? ये बताया गया है रुम्मनदेई स्तंभ लेख में। इसके अलावा लुम्बिनी में अशोक ने पत्थर की एक विशाल दीवार और एक पाषाण स्तंभ का निर्माण कराया, क्योंकि यहाँ भगवान का जन्म हुआ था। अतः लुम्बिनी जो गांव है इसको बली नामक एक कर था उससे भी मुक्त कर दिया था और यहाँ भूमि कर की मात्रा जो है वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी, अष्टभागी कर दी गई थी। इसके अलावा दिव्यावदान के अनुसार अशोक द्वारा इन धार्मिक स्थलों की यात्राएं की गई। कौन कौन से धार्मिक स्थल थे? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर, ये धार्मिक स्थल थे।
इसके अलावा अशोक ने बौद्ध साहित्य का प्रचार भी किया। अशोक के अभिलेखों से स्पष्ट है कि अशोक ने बौद्ध साहित्य के प्रचार में व्यक्तिगत रुचि प्रदर्शित की थी। तो दूसरा उन्होंने क्या किया, पहला तो उन्होंने किया था धार्मिक स्थलों की यात्रा, दूसरा उन्होंने बौद्ध साहित्य का प्रचार किया। तीसरा है संघ भेद को उन्मूलित करने के प्रयास। बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि अशोक के पूर्व बौद्ध संघ में मतभेद उत्पन्न हो गए थे और बौद्ध धर्म के अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आ चुके थे। इसी कारण अशोक ने सारनाथ, सांची और प्रयाग के स्तंभ लेखों में अपने महामात्रों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। और सारनाथ स्तंभ लेख के अनुसार देवाना प्रिय प्रियदर्शी राजा इस प्रकार आदेश देते हैं कि कोई संघ में फूट ना डाले। तो ये हो गया संघ भेद को उन्मूलित करने के प्रयास किए। चौथा है बौद्ध स्मारकों का निर्माण। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसने हजारों स्तूपों एवं विहारों का निर्माण करवाया था। और फायान जो है, इनके अनुसार अशोक ने प्राचीन जो 8 स्तूप है उनको खुदवाकर उनके अवशेषों के ऊपर 84,000 स्तूप बनाए थे। इसके अलावा 5वां पॉइंट है बौद्ध धर्म के प्रति उदार दानशीलता। दिव्यावदान में दी गई एक कथा में कहा गया है कि अशोक ने 90 करोड़ मुद्राएं बौद्ध भिक्षुओं, विहारों और संघ को दान में दी थी। तो उन्होंने और क्या काम किया, बौद्ध धर्म के प्रति उदार दानशीलता दिखाई। इसके अलावा उनके प्रयासों में छठा प्रयास है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन। जो बौद्ध धर्म के उत्थान एवं विकास के लिए अशोक द्वारा किए गए कार्यों में एक जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन, जो महावंश के अनुसार अशोक के राज्याभिषेक के 17वें वर्ष में किया गया था। इस संगति की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी, वो की थी मौगलीपुत्र तिस ने। और कुछ बौद्ध ग्रंथों में उपगुप्त को भी इसका अध्यक्ष कहा गया है। तो ये आपको दोनों ही याद रखना है। ये संभव है कि मौगलीपुत्र तिस जो है वो उपगुप्त के ही एक ही व्यक्ति के नाम हो। ये भी हो सकता है कि जो उपगुप्त हैं वो किसका नाम होगा, जो मौगलीपुत्र है, मौगलीपुत्र तिस, ये एक ही व्यक्ति होंगे, या तो उपगुप्त और मौगलीपुत्र। आपको जो भी 2 नाम मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर उपगुप्त मिल जाता है तो उपगुप्त पे आप टिक करेंगे, या फिर मौगलीपुत्र तिस मिल जाता है नाम तो उस पर आप टिक करेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और अब बात करें जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में। तो इसका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म के सही व प्रमाणिक सिद्धांतों की पहचान। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका उद्देश्य क्या था, अध्यक्ष कौन था और किसके समय में हुई थी ये, ठीक है। इसके अलावा 7वां जो पॉइंट है वो है देश विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचारकों का प्रेषण। महावंश से हमें पता चलता है कि तृतीय बौद्ध संगति की समाप्ति पर भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में और भारत से बाहर विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक धर्म प्रचारक भेजे गए। यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से धर्म प्रचारक रहे हैं और प्रचार क्षेत्र कौन सा रहा है उनका। सबसे पहले नंबर पे है मध्यम, जो कि हिमवंत हिमाचल प्रदेश में इन्होंने प्रचार किया। और दूसरे नंबर पे है मजंतिक, जो कि कश्मीर गंधार में। और तीसरे नंबर पे है धर्म रक्षित, जिन्होंने कहाँ का उनका प्रचार क्षेत्र था, अप्रांतक पश्चिमी भारत। इसके अलावा चौथे हैं महाधर्म रक्षित, जिनका प्रचार क्षेत्र था महाराष्ट्र। और 5वें नंबर पे है महादेव, जिनका प्रचार क्षेत्र था महिष मंडल मैसूर का मांधा था। और धर्म प्रचारक रक्षित, जिनका प्रचार क्षेत्र था बनवासी उत्तरी कनारा। और 7वां है महारक्षित यवन देश। और सौन और उत्तरा धर्म प्रचारक हैं, जिनका प्रचार क्षेत्र था सुवर्ण भूमि बर्मा। इसके अलावा महेंद्र और संघमित्रा, इनका जो प्रचार क्षेत्र था ये था लंकादीप। और जो ये महेंद्र और संघमित्रा हैं ये अशोक के पुत्र और पुत्री थे। और इन्होंने अशोक ने जो इनको कहाँ भेजा था, इनको भेजा था लंकादीप, या फिर इसके अन्य नाम भी हैं, इसको हम सिन्हल द्वीप भी बोलते हैं। लंकादीप बोल लीजिए या सिन्हल द्वीप बोल लीजिए, ये नाम हो गया। इसके अलावा सिलान भी कहते हैं, जिसे ताम्रपर्णी नगर भी कहा गया। तो यहाँ पर भेजा था अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने कलिंग विजय को डिटेल में पढ़ा, और कलिंग विजय जो कि 261 ईसा पूर्व में हुई थी, और इसके बारे में पूरा पढ़ा हमने। कलिंग युद्ध के क्या कारण थे वो पढ़े, परिणाम देखे, क्या महत्व हुआ, ये सब हमने इसमें पढ़ा। इसके अलावा हमने अशोक के जो शिलालेखों की विषय वस्तु थी उनको भी हमने डिटेल में देखा, और अशोक और बौद्ध धर्म क्या क्या प्रयास किए अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, वो हमने इसमें डिटेल में पढ़े। और इसके अलावा हमने
धर्म प्रचारक और प्रचार क्षेत्र भी डिटेल में पढ़े। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।